नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है छोटे परमाणु रिएक्टरों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी ने। उन्होंने परमाणु विभाग से पूछा कि क्या ये सच है कि भारत के 30 मेगावाट से 300 मेगावाट के छोटे परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। क्या ये भी सच है कि रूस ने छोटे परमाणु रिएक्टरों में भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने में अपनी रुचि दिखाई है। भारत की किस प्रकार छोटे परमाणु रिएक्टरों को विश्व में व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने और अंततः छोटे परमाणु रिएक्टरों के विनिर्माण और आपूर्ति में अग्रणी बनने की योजना है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने हाल ही में भारत लघु रिएक्टरों 220 मेगावाट PHWR को स्थापित करने और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को विकसित करने की अपनी योजनाओं की घोषणा की है। इस संदर्भ में DSMR के लिए अनुसंधान और विकास शुरू किया गया है। इन रिएक्टरों को स्थापित किए जाने का उद्देश्य उन क्षेत्रों के लिए है जिन्हें स्व उत्पादित विद्युत आवश्यकताएं हैं। कई देशों ने SMR के लिए भारत के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है। वर्तमान में विभिन्न विकल्प अन्वेषण चरण में हैं। सरकार ने भारत लघु रिएक्टर स्थापित करने और देश में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में निजी क्षेत्रों को शामिल करने की पहल की घोषणा की है। BSR की आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही देश में स्थापित है, जिसमें कई उत्कृष्ट संरक्षा विशेषताओं और निरंतर प्रचालन के रिकॉर्ड के साथ कार्यरत हैं। BSR आज विश्व के सबसे सस्ते SMR में से एक है। इसके अलावा भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास शुरू किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ओडिशा की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें इसकी कला, वास्तुकला, त्योहार और परंपराएं शामिल हैं, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओडिशा की संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट कार्यक्रम या पहल तैयार की है। ओडिशा को मंदिरों, ओडिसी जैसे नृत्य कलाओं और पारंपरिक शिल्प सहित अपने सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है, ताकि इसके सदस्य राज्यों में समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धित किया जा सके, जिसमें ओडिशा राज्य भी शामिल है। EZCC अपने सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसके लिए उन्हें वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। ओडिशा की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए EZCC नियमित आधार पर ओडिशा में अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है, जैसे कि लोक मेला, राष्ट्रीय जनजातीय लोक नृत्य और संगीत महोत्सव, चिलिका शाल्डक फोक कार्निवल और अखिल भारतीय बहुभाषी नाट्य और नृत्य महोत्सव। लोक और जनजातीय समुदायों के मृतप्राय और लुप्तप्राय कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए EZCC द्वारा फिलिग्री, पटचित्र, मयूरभंज और सोरा पेंटिंग पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं, जो उनके जीविकोपार्जन में सहायक सिद्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न लोक जनजातीय कला रूपों के प्रलेखन का कार्य भी EZCC द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है, जिसका उपयोग युवा पीढ़ी के बीच लोक जनजातीय कला और संस्कृति के संवर्धन और प्रसार के लिए किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान EZCC द्वारा बाली यात्रा, ओडिशा की म्यूरल पेंटिंग, गंजम के लोक आश्चर्य, ओडिशा का गोतीपुआ नृत्य, ओडिशा की सौरा पेंटिंग्स, पर्ल्स फ्रॉम डीप, ओडिशा के लोक वाद्य यंत्र, ओडिशी नृत्य का तांत्रिक आयाम, मयूरभंज छऊ, अ टेल ऑफ ट्विन आर्टिस्ट्री, ओडिशा का संबलपुरी नृत्य, डिवाइन एक्सप्रेशंस, बियॉन्ड पॉपुलर गेज जैसे प्रलेखन किए गए हैं। EZCC द्वारा सृजनी शिल्पग्राम, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में ओडिशा के जनजातीय समुदायों के जनजातीय परिधान, संगीत, वाद्य यंत्र, दैनिक उपयोग के बर्तन, देवी देवताओं को भी प्रदर्शित किया गया है। इससे शिल्पग्राम में आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों को ओडिशा की जनजातीय संस्कृति का पता चलता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिन्होंने ओडिशा के कला रूपों और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित श्रव्य दृश्य सामग्री और फिल्में तैयार की हैं और ओडिशी नृत्य, कोणार्क, मयूरभंज छऊ और बांधा नृत्य, गोतीपुआ नृत्य जैसी कलाएं इसमें शामिल हैं।
आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ओडिशा राज्य सहित विश्व पटल पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और भारत की छवि को संगठित रूप से संवर्धित करने के लिए वैश्विक भागीदारी स्कीम नाम की स्कीम का कार्यान्वयन करता है। इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय कला रूपों में अभ्यासरत कलाकारों को भारत महोत्सव बैनर के तहत विदेश में प्रस्तुति पेश करने का अवसर प्रदान करना है। स्कीम के अंतर्गत लोक कला, जिसमें लोक, शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य और रंगमंच, कठपुतली कला, शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य, प्रयोगात्मक समकालीन नृत्य, रंगमंच जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े कलाकार विदेशों में आयोजित भारत महोत्सव में प्रस्तुतिकरण देते हैं। इन कलाकारों को प्रतिनियुक्त करने से संबंधित संपूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न कला रूपों के तहत कलाकारों समूहों को पैनलबद्ध किया है और विदेश में भारत महोत्सव में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का चयन इसी पैनलबद्ध सूची में से किया जाता है। वर्तमान में मंत्रालय के साथ 627 कलाकार समूह पैनलबद्ध हैं, जिनमें से 49 कलाकार समूह ओडिशा से हैं। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का विकास आयुक्त कार्यालय कारीगरों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने और ओडिशा सहित देश के हस्तशिल्पों के परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत क्लस्टरों में कौशल विकास और आवश्यकता के अनुरूप अन्य कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त जीआई अधिनियम 1999 के तहत शिल्पों के पंजीकरण के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है, ताकि शिल्पों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जा सके, जिससे हस्तशिल्पों के संवर्धन और परिरक्षण में सहायता मिलती है। 30 नवंबर 2024 तक ओडिशा क्षेत्र के कुल 14 शिल्पों को जीआई अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। एनएचडीपी स्कीम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा ओडिशा राज्य के लिए 18 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नागालैंड में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास निधि के उपयोग से। इस सवाल को पूछा है सांसद एस पांगनॉन कोनियाक ने। उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से पूछा कि पिछले 3 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत नागालैंड को कितने प्रतिशत निधि आवंटित की गई और उसका कितना उपयोग किया गया है। नागालैंड में विभिन्न क्षेत्रों में निधियों का वितरण किस प्रकार किया गया है। निधि के अल्प उपयोग के मुख्य कारण अगर कोई हो तो क्या है और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दिया। उन्होंने बताया कि 2022-23 से 2025-26 के लिए 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 15,092 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान में से नागालैंड के लिए 2022-2023 में अब तक कुल 1,323 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस हिस्से के सापेक्ष 563 करोड़ रुपए मूल्य की 27 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य सरकारें संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों से स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। नीति आयोग और संबंधित लाइन मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद सचिव उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालय समिति प्रस्ताव की सिफारिश करती है और माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं। नागालैंड सहित सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने राज्य नियामक आवंटन के अनुसार परियोजनाओं का प्रस्ताव करें। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है देश में प्लास्टिक अपशिष्ट से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अशोक राव शंकर राव चव्हाण ने। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा कि नेचर जर्नल ने अपनी हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में कुल वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन के 5वें हिस्से के उत्पादक देश के रूप में भारत की प्लास्टिक के शीर्ष उत्पादक के रूप में रैंकिंग की है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर औसतन कितना अपशिष्ट संग्रहण होता है। क्या भारत का अपशिष्ट संग्रहण टियर 1 और टियर 2 शहरों तक ही सीमित है और देश के ग्रामीण और अर्धविकसित क्षेत्रों में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हाँ तो अपशिष्ट संग्रहण और स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या देश में प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना हानिकारक सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण को जन्म देने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। अगर हाँ तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन के संबंध में अनेक रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं। इन रिपोर्टों को तैयार करने के लिए उपयोग किए गए डेटा स्रोतों और अनुमान लगाने के लिए प्रयोग में ली गई पूर्व धारणाओं और कार्य पद्धतियों में भिन्नता के कारण इनमें दिए जाने वाले देशवार अनुमान भी भिन्न होते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 यथा संशोधित देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए एक वैधानिक कार्य ढांचा प्रदान करता है। इन नियमों में शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण सहित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों के तहत शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के लिए सुनिश्चित करना अनिवार्य बना दिया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत 2022 में अधिसूचित प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन से पूरे देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण को शामिल करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में अधिक विकास सुगम होगा। प्लास्टिक पैकिंग पर केंद्रीकृत EPR पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दिशा निर्देशों के तहत आज तक कुल 2614 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है और लगभग 103 लाख टन प्लास्टिक पैकिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 1 ग्रामीण के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ स्थापित की गयी है। SBMG चरण 2 दिशा निर्देशों में PWMU के निर्माण के लिए प्रति ब्लॉक 16 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर PWMUS को क्लस्टर मोड में एक से अधिक ब्लॉकों के लिए उन ब्लॉकों के लिए उपलब्ध समग्र वित्तीय सीमा के भीतर स्थापित किया जा सकता है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। SBMU 2.0 के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाओं जैसे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना संधारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्त पोषण का एक पात्र घटक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में मौजूद ठोस अपशिष्ट सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की कुल संख्या 4,446 है, जिनकी क्षमता 31,427 TPD है। 1 जुलाई 2022 से कूड़ा फैलाने की अधिक संभावना और कम उपयोगिता वाली अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन के साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन से बिखरे हुए अप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मलिन बस्तियों में स्वच्छता कार्य से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अरुण कुमार सागर ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पिछली और वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान मलिन बस्तियों में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्य, शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और अन्य विकास कार्यों के साथ साथ अन्य योजनाओं के लिए निधि आवंटित की है। इस सवाल का जवाब जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने दिया। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किए गए उपायों का लक्ष्य स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों की संपूर्ण जनसंख्या को लाभ पहुंचाना है। SBMU के अंतर्गत स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों के सभी नागरिकों को आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों और वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां आवंटित और जारी की जाती हैं। सामुदायिक शौचालय और IHHL समाज के वंचित वर्गों के लिए लक्षित हैं, जो इन सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकते। दूसरी ओर सार्वजनिक शौचालयों को शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी आबादी और आम व्यक्तियों के लिए लक्षित किया जाता है। SBMU के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत घर घर जाकर अपशिष्ट का एकत्रण, स्रोत स्थान पर पृथक्करण और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना जैसे कार्यकलापों के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त SBMU के अंतर्गत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को संपूर्ण मिशन अवधि के लिए निधियां आवंटित की जाती हैं, न कि वार्षिक आधार पर। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राजस्थान में नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के तंत्र से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या तंत्र है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। क्या पाली, जोधपुर और बालोतरा में कारखानों से रसायन युक्त संदूषित जल छोड़े जाने राजस्थान की लूनी नदी में प्रदूषण होने की शिकायतें मिली हैं? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? क्या कारखानों और सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों के HRTS से रसायन युक्त जल लूनी नदी में छोड़े जाने सहित विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय और राष्ट्र हरित अधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है? सरकार द्वारा लूनी नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं?
इस सवाल का जवाब जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि ये राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए नमामि गंगे, गंगा के अलावा अन्य नदी घाटियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने और नदी और उनके जल निकायों में निर्वहन से पहले निर्धारित पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने अपशिष्ट सीवेज का उपचार करने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियां अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों के संबंध में उद्योगों की निगरानी करती हैं और इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गैर अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करती हैं। इसके अलावा देश में प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की CPCB द्वारा चिन्हित किए गए अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदूषित क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं को लागू करना आवश्यक है। इसके अलावा सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि राजस्थान में लूनी नदी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जो जैविक प्रदूषण पर एक संकेतक है। CPCB के अनुसार पाली, जोधपुर और बालोतरा में कारखानों से दूषित जल के निर्वहन के कारण राजस्थान की लूनी नदी में प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायतों को CPCB ने उचित कार्रवाई करने के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित किया था। RPCB के अनुसार राजस्थान के पाली, जोधपुर और बालोतरा में 1831 कपड़ा इकाइयां हैं। 1831 कपड़ा इकाइयों में से 1674 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से जुड़ी हैं और 157 इकाइयों के पास अपने स्वयं के अपशिष्ट उपचार संयंत्र हैं। औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के लिए 110 MLD की कुल क्षमता वाले 9 CETP हैं। पाली में 4, जोधपुर में 2 और बालोतरा में 31 अनुपालक और गैर अनुपालक CETP की संख्या क्रमशः 5 और 4 है। विनियामक निकाय गैर अनुपालन वाले CETP के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। NRCP के तहत राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदी जोजरी के प्रदूषण उपशमन के लिए जोधपुर राजस्थान में 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 172.60 करोड़ रुपए है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि क्या ऊर्जा संरक्षण के संबंध में देश का प्रदर्शन विश्व के अन्य देशों की तुलना में संतोषजनक है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है? निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में कितनी सफलता मिली है? इस सवाल का जवाब दिया विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। उन्होंने बताया कि ऊर्जा संरक्षण के मामले में भारत का प्रदर्शन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के दौरान वैश्विक ऊर्जा सघनता में सुधार 2% था, जबकि भारत के लिए ये 2.5% था। वर्ष 2021 से 2024 की अवधि के दौरान वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 1.3% का सुधार हुआ, जबकि भारत की ऊर्जा तीव्रता में 1.6% का सुधार हुआ। ये अनुमान है कि 2024 में ही वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 2.5% का सुधार होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों में उद्योगों के लिए निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार उपकरणों के लिए मानक और लेबलिंग स्कीम, उन्नत ज्योति, बायोअफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल स्कीम, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना शामिल है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न ऊर्जा दक्षता स्कीमों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से 53.60 मिलियन टन तेल समतुल्य समग्र ऊर्जा बचत हुई है, जो 2023-24 के लिए देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 5.89% है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर ने, रवीन दत्ताराम वायकर, साथ ही ज्ञानेश्वर पाटिल ने।
इन सांसदों ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि सरकार का मुंबई, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली सहित देश भर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और शहरी गरीबी की बड़ी आबादी तक पहुंच के लिए वित्त पोषण की बाधाओं को किस प्रकार दूर करने का विचार है। क्या NULM ने रोजगार और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करके शहरी गरीबों और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल असंतुलन को दूर किया है। देश में मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन में सुधार करने और इसकी पहलों के समग्र प्रभाव में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है। इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिया। उन्होंने बताया कि भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं और इसके अंतर्गत योजनाओं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकता और उनके पास उपलब्ध धन के उपयोग के आधार पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्हें निधि जारी की गई है। मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और रोजगार घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने या वेतनभोगी रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त स्वयं रोजगार कार्यक्रम घटक लाभकारी स्वयं रोजगार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों समूहों SHG को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मिशन के अंतर्गत 20 नवंबर 2024 तक कुल 8,73,701 कौशल प्राप्त उम्मीदवारों को रोजगार मिल चुका है। दादरा और नगर हवेली और मध्य प्रदेश राज्य सहित जिन कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी मिली है, योजना के अंतर्गत प्रगति की निगरानी NULM MIS वेब पोर्टल के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त शहरी आजीविका ई-लर्निंग और रिसोर्स नेटवर्क एक ई-लर्निंग टूल DAY NULM पदाधिकारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। ये मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के साथ ही वेब आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज छूट देने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस यानी पैसा पोर्टल विकसित किया गया है। मिशन के योजना कार्य निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए और समग्र प्रभाव में सुधार के लिए केंद्रीय स्तर पर माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। राज्य स्तर पर मिशन की निगरानी गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। शहर ULB स्तर पर मिशन की निगरानी नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने योजना की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्यों ULB के साथ नियमित सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित की।